गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आशीष तिवारी। आज आप लोगों को क्लास 12th फिजिक्स में कुलाम्स के नियम का सदिश निरूपण या सदिश रूप बात करें, वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलाम्स लॉ का हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, डिराइव करेंगे कि कुलाम्स का नियम क्या था कि दो बिंदु आवेशों के बीच जो बल लग रहा था, अगर उसको हम सदिश फॉर्म में देखें, वेक्टर फॉर्म में एनालिसिस करें तो बल का मान क्या होगा और उसके क्या इफेक्ट होंगे, उसे हम कुलाम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, आसान तरीके से देखते हैं, एक आसान माध्यम से देखते हैं कि कुलाम्स के नियम का सदिश निरूपण किस प्रकार से हम वेक्टर फॉर्म में कुलाम के नियम को या कुलाम्स फोर्स को क्या करेंगे, डिराइव कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं कुलाम के नियम का सदिश निरूपण, वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलाम्स लॉ। चलिए, कुलाम्स का नियम किसके लिए था, तो कुलाम्स के नियम किसके लिए था बात करते हैं। तो कुलाम्स के नियम द्वारा हम लोग क्या करते थे, फोर्स को फाइंड आउट करते थे। किसके बीच में, तो दो बिंदु आवेश होते थे, Q1 मान लीजिए और Q2। इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच में जो फोर्स लगाते हैं, जो फोर्स का वैल्यू था वह किसके द्वारा हम लोग फाइंड आउट करते थे, कुलाम्स। देखते हैं कुलाम्स नियम। तो दो बिंदु आवेश, अगर बात करें दो बिंदु आवेश, एक मान लीजिए पॉइंट ए पर और एक कहां है, पॉइंट बी पर। दो बिंदु आवेश, ये क्या है, पॉइंट चार्ज जो है ए और बी पर आपको क्या किए गए हैं, दिखाए गए हैं। तो ये पॉइंट मान लेते हैं, इसी में क्या है, ये बी है, ये क्या है, पॉइंट ए। ये ए और बी पर दो बिंदु आवेश है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सदिश निरूपण के लिए, सदिश फॉर्म के लिए हमें क्या देखना होगा कि जब भी कोई बिंदु होती है, कोई भी पॉइंट प्लेन में, समतल में दर्शाया जाता है, तो बात करें कि वह कहां पर है, कहां पर वह पॉइंट है, तो उसको हम कहां से देखते हैं, ओरिजिन से देखते हैं। ओरिजिन मतलब मूल बिंदु। अगर बात करें मूल बिंदु से देखा जाता है कि कोई बिंदु कहां पर है। तो पूछे अगर क्या Q1 चार्ज बिंदु ए पर है, तो Q1 चार्ज कहां है, तो बात करें कहां वर्ड जब भी होगा कि कहां है, तो कहां से देखेंगे कि बिंदु, मूल बिंदु से पूछा जा रहा है कि क्या है, मूल बिंदु मान लेते हैं क्या है, जो हमारा ओरिजिन है वो है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 0,0। इधर क्या होते हैं, एक्स एक्सिस, और बात करें वर्टिकल पे वाई एक्सिस, यह क्या हो गया हमारे वाई एक्सिस। अब बात करते हैं कि कहते हैं कि Q1 कहां है, तो Q1 कहां है, तो यहाँ पे जो रहेगा कहेगा क्या कि Q1 पॉइंट ए पर है। मतलब क्या है कि देखते कहां है, तो Q1 कहां है, पॉइंट ए पर है। कहां से है, तो बात करें 0 से ए पे। तो इसको बात करते हैं कि जो हम लोग पढ़े थे पोजीशन वेक्टर 11th में पढ़े थे, क्या स्थिति सदिश। स्थिति सदिश क्या है कि कोई भी बिंदु दे दीजिए, मान लीजिए कहते हैं क्या कि कोई बिंदु ए है या वेक्टर ए है, तो कहते हैं जैसे ही बात करते हैं तो वेक्टर ए कहां पर है, कहां पर है, तो बात करते हैं ओरिजिन से। ओरिजिन से मतलब मूल बिंदु से। मूल बिंदु से जितने डिस्टेंस पे होता है डायरेक्शन के साथ अगर दिखाया जाए तो इसको क्या बोलते हैं, इसी आर को, जो पोजीशन इसके क्या होती है, आर क्या होता है, पोजीशन। और बात करें वेक्टर क्या होगा कि जब वह क्या हो डायरेक्शन के साथ बताया जाए कि वह मूल बिंदु से किस डायरेक्शन में और कितने डिस्टेंस पे। आर क्या है कि आर अगर बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आर हो गई, और यह क्या हो गया, डायरेक्शन क्या हो गया कि मूल बिंदु से इस डायरेक्शन में है, तो बात करते हैं आर वेक्टर। यह जो आर वेक्टर हुआ हमारा, आर सदिश हुआ, यही क्या है हमारा स्थिति सदिश है। स्थिति सदिश है, पोजीशन वेक्टर है। अब बात करते हैं इस पोजीशन वेक्टर को, तो वैसे ही पूछते हैं क्या कि Q1 बिंदु ए पर है, Q2 बिंदु बी पर है। तो हमें सदिश रूप में दिखाने के लिए पहले ये तो सदिश के रूप में होने चाहिए कि ये स्थित सदिश कहाँ है, ये दोनों स्थित हैं किस पॉइंट ए और बी पर। तो बात करते हैं कि ये कहाँ पे हैं, तो कहां से देखेंगे, मूल बिंदु से। मूल बिंदु से, तो देखिए मूल बिंदु से देखते हैं कहाँ, Q1 के लिए कि Q1 कहाँ है, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं कि देखिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस कि इतनी दूर पे है, डिस्टेंस आर। और बात करते हैं डायरेक्शन कहां पर है, तो Q1 के लिए डायरेक्शन के लिए 1। अब बात करते हैं कहां से देखा जाता है, तो उसको बात करते हैं 1 0, मतलब मूल। देखिए ये अगर बात करते हैं, जैसे अगर एक पॉइंट ए हो गया मान लीजिए,
एक पॉइंट क्या हो गया, बी हो गया। इन दोनों की बीच की दूरी सिर्फ क्या हो, आर, इस दोनों की बीच की दूरी हो आर, लेकिन कहीं लिखा है आर ए बी वेक्टर, दोनों की बीच की दूरी की क्या है मान, आर है, लेकिन कहीं लिखा है आर ए बी वेक्टर। तो इसका मतलब क्या है कि आर मीटर, ये आर ए बी वेक्टर मीटर का मतलब क्या हुआ कि आर जो है, आर मीटर की दूरी पर, कौन, बी, ए देखिए ए पहले लिखा है ना, ए बी से, ए कहां है, बी से आर मीटर की दूरी पर है। जैसे अगर बात करते हैं तो ये देखिए, अगर कहें कि देखिए एक क्या है, ये देखिए ब्लू मार्कर है, ये ब्लैक मार्कर, दोनों के बीच की दूरी तो बराबर होगी, लेकिन अगर बात करें कि हम कहें कि आर ले रहे हैं, मान ली दोनों के बीच की दूरी कितना है, डिस्टेंस आर, और लिख रहे हैं क्या कि आर वेक्टर लिखेंगे, आर वेक्टर लिखेंगे तो डायरेक्शन बताएंगे, डायरेक्शन तब तक बताएंगे, देखिए तो आर वेक्टर का कोई मतलब हुआ नहीं, क्यों, क्योंकि इधर से इधर भी हो सकता है, इधर से इधर भी हो सकता है, कहां से देखा जा रहा है। तो अगर हम लिखें कि देखिए व्हाइट डब्लू ब्लैक, व्हाइट को मान लीजिए क्या करते हैं, सफेद को व्हाइट बोलते हैं, तो डब्लू मान लेते हैं इसका फर्स्ट वर्ड, इसको ब्लैक को बी मान लेते हैं फर्स्ट वर्ड। अब बात करते हैं कि अगर कहें कि आर ए बी वेक्टर, आर डब्ल्यू बी वेक्टर, मतलब क्या है कि डब्ल्यू को हम देख रहे हैं, डब्ल्यू को देख रहे हैं, और कहां से देख रहे हैं, ब्लैक वाले से देख रहे हैं। वही सेम पॉइंट यहां पे देखिए कि देखिए कैसे हम लोग देखते हैं, सबसे पहले डिस्टेंस की बात करते हैं। तो देखिए ये मान लीजिए ए है, कोई वस्तु ए है क्या, वस्तु बी, ठीक, और इनके बीच की दूरी कितना है, आर है। हमें हिंदी में बताना है, हम कहें कि ए जो है आर से, ए जो है वह बी से आर मीटर की दूरी पर है, या ऐसे कहें कि हम बता रहे हैं हम किधर, ए पर हैं, बी से हम कहा हैं, ए पर हैं, बी से आर मीटर की दूरी पर। तो क्या दिखाएंगे, तब इस आर को का डायरेक्शन बता रहे हैं ना कि कहां पर, ए पर, कहां से, तो ए पर, तो जहां रहेंगे उसको पहले, और कहां से मतलब कहां से देख रहे हैं, कितने दूर से, तो बी वाले पॉइंट से, तो बी, तो जहां से लेंगे वह पीछे, और जहां पर रहेंगे वह क्या आगे। यह पूरा थ्योरी आपको, ये अगर बात करें तो यह स्टेटमेंट हमेशा आपके लिए वर्क करेगा। जब देखिए अभी क्या बता रहे हैं, कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर एनालिसिस, और उसके बाद बताएंगे क्या, उसके बाद बताएंगे जब बहुल आवेशों के कारण लगने वाला वैद्युत बल, या बलों को जब जोड़ेंगे तो वहां पे भी यह क्या करेगा, वर्क करेगा। तो अब देखिए चलिए फिर से एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये वर्क करते हैं। तो बात करें कि अगर कूलाम का नियम किसके लिए है, कूलाम का नियम किसके लिए है, दो बिंदु आवेशों के लिए। तो माना एक वन बिंदु आवेश क्या हो गया, Q1, दूसरा बिंदु आवेश क्या हो गया, Q2, ये दो बिंदु आवेश हो गए। अब सदिश में, सदिश रूप में फॉर्म में बनाने के लिए हमें इनकी स्थिति सदिश ज्ञात करनी होगी कि ये कहां पर स्थित है, इनकी पोजीशन क्या है। तो जब भी प्लेन की किसी वस्तु, प्लेन में, समतल में किसी भी बिंदु की स्थिति देखी जाती है तो कहां से देखी जाती है, मूल बिंदु से। मूल बिंदु क्या होगा, जहां पर एक्स एक्स और वाई अक्ष दोनों एक दूसरे को काटते हैं, उसी को बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु को ओ से प्रदर्शित करते हैं, और इसका कोऑर्डिनेट होता है 0, मतलब क्या है, यहाँ पे एक्स अक्ष का मान भी 0 है और वाई अक्ष का भी मान 0 है। अब बात करते हैं कि यह तो क्या है 0, अब बात करते हैं मूल बिंदु ओ। अब ये यहां से बात करते हैं, अब वैल्यू यहाँ 0 है। अब बात करते हैं कि Q1 कहाँ है, तो कहते हैं Q1 यहाँ है। तो बात करें कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, तो दूरी तो हमको पता नहीं, तो मान लेते हैं क्या कि Q1 कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है, R दूरी पर अभी। तो R दूरी पर, तो देखते हैं कि इसको भी मानना होगा, तो हम मान लेते हैं क्या, R1 के लिए R1 दूरी पर Q1 है। अब बात करते हैं हमें स्थित सदिश चाहिए, तो स्थित सदिश कब होगा कि जब देखिए वेक्टर बनाने के लिए इसका डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। तो डायरेक्शन क्या होगा, मूल बिंदु से इस डायरेक्शन में Q1 की डायरेक्शन में Q1 है,
तो ऐसे दिखाएंगे, मतलब क्या है कि हम किसको बात कर रहे हैं, Q1 को बात कर रहे हैं कि कहाँ है, तो Q1 की बात कर रहे हैं कि हम हैं कहां पर, Q1 पर, और कहां से देख रहे हैं, मूल बिंदु से, तो हैं कहां पर, 1 पर, जहां पे देखते हैं उसका नाम पहले। अब बात करते हैं कहां से आए हैं, तो यह मूल बिंदु का मान क्या होता है, O कहिए चाहे 0 कहिए, तो ये O R1O, या इसका वैल्यू 0 ही होता है, तो R1 0 वेक्टर। तो देखिए जहां पर 0 हो उसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं, नहीं तो ये क्या है जो ऐसे लिखते हैं, क्या है कि 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 0 मूल बिंदु का वैल्यू क्या होता है, 0 0 से आया है, तो बात करते हैं सिर्फ R1 वेक्टर। R1 क्यों, क्योंकि Q1 पर 1 को देख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं, मूल बिंदु से देख रहे हैं, तो मूल बिंदु का मान 0, तो क्या कहते हैं कि 1 R1 0 या R1 वेक्टर। अब बात करते हैं उसके बाद सिमिलरली, अब किसको देख रहे हैं, 2 को, कहां से, तो देखिए यहां से किधर, 2 की ओर, कहेंगे ना कहां है, मूल बिंदु से अगर बात करें कहां है, Q2 की ओर है, ये इधर की ओर है हमारा Q2, तो कहते हैं Q2 पर है, कहां से आए हैं, 0 से, तो मूल बिंदु से आए हैं, इसलिए यह क्या हुआ, R2 वेक्टर। अब बात करते हैं, देखिए अब मेन बात आई, यहां पे देखिए हम बात करते हैं कि जब हम बल 2 पर देखेंगे, फोर्स जब हम क्या करेंगे, 2 पर देखेंगे, देखिए यहां से अभी ऐसे चलते हैं, यहां से ऐसे चलते हैं। अब बात करते हैं ये क्या है, अगर ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, तो मतलब इस पर फोर्स लग रहा है, और किधर की ओर, इधर की ओर, तो देखो क्या है, मतलब कि 1 लगा रहा है, 2 पर बल लगा रहा है, 2 पर ना, तो कहां पर फोर्स लग रहा है, किस पर, जिस पर अनुभव होगा, जहां रहेंगे, जैसे हमारे पर बल लग रहा है, कोई हमारे पर बल लग रहा है, तो सबसे पहला जो नाम लेंगे हम, वह क्या लेंगे, अपना नाम लेंगे, सबसे पहला नाम क्या लेंगे, अपना लेंगे। तो बात करते हैं क्या, 2 पर लग रहा है, तो जो फोर्स का नाम लेंगे वह क्या होगा, सबसे पहले अगर बात करें फोर्स का जो नाम लेंगे हम लोग, वह क्या लेंगे, देखिए यफ, बल को किससे प्रदर्शित करते हैं, यफ से, लेकिन है कहां पर, 2 पर, है कहां पर, किस पर लग रहा है, जहां पर रहेंगे उसका नाम पहले, और कहां से लग रहा है, किससे, 1 से, जहां से लगेगा, तो यह क्या हो जाएगा, देखिए 1 से लग रहा है, मतलब 1 वेक्टर। अब बात करें फोर्स, अब जैसे क्या है, यफ ए बी लिखा रहे, तो इसका मतलब क्या है कि एक सदिश बल लग रहा है, वेक्टर का मतलब सदिश बल लग रहा है, और किस पर, ये जो वर्ड रहता है इस पर लग रहा है, कहां से लग रहा है, बी पर। ये समझिए, आन वर्ड मतलब जहां पर रहेगा उसको पहले उस पॉइंट को, और जहां से फ्रॉम जहां आए वर्ड कि कहां से, तो वह क्या वर्ड बाद में लिखेंगे। अब बात करें कि Q2 की, Q2 की डिस्टेंस ना, कहां की डिस्टेंस, किस पर डिस्टेंस देख रहे हैं, टू Q2 की, और Q2 पर डिस्टेंस देख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं, क्योंकि फोर्स लगाने के लिए ये डिस्टेंस वर्क करेगी, तो Q2 की डिस्टेंस, Q2 पर डिस्टेंस देख रहे हैं, कहां से, 1 से, तो इसलिए यह जो डिस्टेंस होगा इधर की ओर, वह 2 पर 1 से, 2 पर 1 से यह डिस्टेंस ले जाएगी सदिश दूरी, और क्या करेंगे, इसको बोलेंगे कि Q2 की Q1 से स्थिति। देखिए यह क्या है, दूरी नहीं है, अब यह क्या हो गई, स्थित सदिश हो गई, स्थित हो गई ना, कि क्या पोजीशन क्या है, ये जब वेक्टर लग गया तो स्थित सदिश, यह भी क्या हो गई, ये अब देखिए Q1 की मूल बिंदु से स्थिति R1, Q2 की मूल बिंदु से स्थिति R2। अब Q2 की, Q2 पर है ना, Q2 पर या Q2 की Q1 से स्थिति, तो जिसपे देखिए 2 1। अब बात करें Q2 पर बल Q1 से, तो F2 1। इसका ठीक उल्टा हम लोग देखेंगे, ठीक उल्टा क्या, कि अगर बात करें कि इधर से जब हम बात करेंगे इधर की ओर, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड मतलब एक ऐसे देखिए, ऐसे देखिए डायग्राम, मान लीजिए ऐसे ले जा रहे हैं, 2 इस पर जब फोर्स लगाएगा, देखिए अब यह इधर की ओर फोर्स कब लगेगा, फोर्स कब लगेगा, तो देखिए जब 2 1 पर, तो किस पर फोर्स लगेगा, ये वाला फोर्स किस पर लग रहा है, कि इसको भगा इधर आ रहा है, मतलब इस पर फोर्स लग रहा है ना 1 पर, कहां से लगेगा, कौन ढकेल रहा है, तो 2, तो 2 से, तो यह लिखेंगे F2 1, यहां डिस्टेंस कौन सा होगा, तो 1 की 2 से, तो मतलब 1 2,
तो यह बात करते हैं कि जिस पर देखेंगे उसका वर्ड पहले, और जहां से लगेगा मतलब जैसे कहें क्या ये 1 की 2 से स्थिति तो क्या करेंगे R12, 2 की 1 से स्थिति तो इधर की ओर तो R21, 2 पर 1 से बल तो 21 F21, 1 पर 2 से बल तो F12। यह डायग्राम बनाने क्लियर हो गया सभी को? अगर डायग्राम क्लियर हो गया तो नो प्रॉब्लम। अब इसके बाद हम लोग डेरिवेशन आसानी से देखिए लैंग्वेज कैसे लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, देखिए लैंग्वेज देखिए कैसे। तो हमने किया क्या, कुछ भी नहीं, सबसे पहले कूलाम नियम कर रहा है। कूलाम नियम तभी वर्क करेगा जब दो बिंदु आवेश होंगे, ठीक। तो माना क्या, चित्रानुसार दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2, दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2, बिंदु भी दे सकते हैं जिन्हें ए, अगर यहाँ पॉइंट दे दें कि एक क्या है ए पर है, दूसरा बी पर है। तो बात करें कि क्या है कि दो बिंदु आवेशों Q1 तथा Q2 को बिंदु ए तथा बी पर रखा गया है, किसमें, चित्र में। तो चित्रानुसार दो बिंदु आवेशों Q1 तथा Q2 को बिंदु ए तथा बी पर रखा गया है। अब क्या किए, अब बनाए, उसके बाद क्या कहें कि ये कहाँ है, तो कहां से देखेंगे, मूल बिंदु से। तो कहते हैं Q1 की मूल बिंदु से स्थित सदिश R1 तथा Q2 की मूल बिंदु से स्थित सदिश R2 वेक्टर, R1 वेक्टर था, R2 वेक्टर। तीसरी पॉइंट, यदि Q2 पर इस पर, ठीक, Q1 के कारण 2 पर 1 के कारण लगने वाला फोर्स क्या हो, F21, तथा इस फोर्स के लिए दूरी कौन सी काम करेगी, तो Q2 की कहां से, Q1 से, Q1 से स्थिति जो होगी वह क्या होगी, R21 हो। तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, कूलाम के नियमानुसार हो तो Q2, देखिए Q2 पर बल बता ही दिए, F21 निकालेंगे 1/4 पाई अब साइलेंट नॉट Q1 Q2 बाई R की जगह कौन सा, R2, ये देखिए लिखे है ना R21, तो कौन सा डिस्टेंस लेंगे, R21 होता तो स्क्वायर कर देते, बट वेक्टर है ना, और हमें चाहिए क्या, देखिए ये वेक्टर नहीं है, हमें चाहिए क्या, सिर्फ परिमाण। क्यों, क्योंकि कूलाम के नियम में हम लोग जब पढ़े थे तो वेक्टर आर का स्क्वायर नहीं था, ओनली आर का स्क्वायर था। तो कोई भी अगर वेक्टर दिया हो उसका मॉड ले लें तो क्या बन जाएगा, वह अदिश में चेंज हो जाएगा, परिमाण में बदल जाएगा, तो मॉड का स्क्वायर। यह हो गया F21 का। अब बात करें कि इसे हमें F21 वेक्टर में बनाना है ना, यहाँ सदिश बल देखेंगे ना, वेक्टर में बनाना है, तो इसमें वेक्टर कब बनेगा, वेक्टर तब बनेगा, इसको देखिए आगे हम लोग देखते हैं कि वेक्टर कैसे बनाएंगे। तो हम लोग चेक किए थे कि जानते हैं 11th में पढ़े थे कि किसी के एकांक सदिश से गुणा कर दिया जाए, किसी में उसके एकांक सदिश से गुणा कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो वह ऑटोमेटिक किसमें बदल जाएगा, वेक्टर में बदल जाएगा। तो चलिए ना स्टार्ट। अब हम लोग देखते हैं, देखिए एक बार लाइनिंग फिर से समझ लीजिए और इसी फिगर के से हम लोग क्या करेंगे, अब इधर से सॉल्व करेंगे। चलिए बात करते हैं कि लाइनिंग क्या है। सबसे पहले तो देखिए दो चित्रानुसार दो बिंदु आवेशों Q1 तथा Q2 को बिंदु ए तथा बी पर रखा गया। Q1 की मूल बिंदु से स्थिति R1 वेक्टर तथा Q2 की मूल बिंदु से स्थित सदिश R2 वेक्टर है। तीसरी लाइन, यदि Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला, Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल F21 तथा Q2 की Q1 से, ये वाली लाइनिंग देखिए, ये डायरेक्शन कि इधर की ओर देख रहे हैं, Q2 की Q1 से स्थिति क्या हो, 2 की देख रहे हैं ना, R21 वेक्टर हो, तो F21 बराबर, तो कूलाम के नियमानुसार क्या हो जाएगा, F21 इक्वल्स
1/4πε0। Q1 का मान कितना है, Q1 ही पहला चार्ज, दूसरा आवेश Q2, r² दूरी, तो दूरी क्या है r21, बट इसके वेक्टर में दिया है तो इसका मॉड ले लेंगे अगर, तो यह चेंज हो जाएगा किसमें, हमारा ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा मैग्नीट्यूड में, अब इसमें चेंज हो जाएगा। अब बात करते हैं हमें लाना क्या है, मान किसका निकालना है, वेक्टर F21। तो चलिए ये F21 को हम वेक्टर लिख देते हैं, तो 1/4πε0 Q1 Q2 वेक्टर R21 वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। अब बात करते हैं यहाँ वेक्टर कब लगाएंगे, जब एकांक सदिश से गुणा करेंगे। तो अब बताइए इस साइड में कौन सा ऐसा है जिसके हम एकांक सदिश से गुणा कर सकते हैं। तो देखिए इसमें ये तो कांस्टेंट निकल गए, बचा कौन, Q1 Q2 और R। तो बात करते हैं हम, तो Q1 क्या है, एक अदिश राशि है, आवेश क्या है, अदिश राशि है। और क्या कभी पढ़े हैं कि अदिश राशि का एकांक सदिश होता है, नहीं, एकांक सदिश किसका होता है, सिर्फ और सिर्फ सदिश राशि का। क्यों, क्योंकि एकांक सदिश क्या बताता है, दिशा बताता है, डायरेक्शन बताता है। और डायरेक्शन किसमें होता है, डायरेक्शन अगर बात करें तो डायरेक्शन पे कौन निर्भर होता है, तो सदिश राशियां निर्भर होती है। तो सदिश कौन हो सकता है, तो हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर शॉर्टेज, देखिए शॉर्टेज डिस्टेंस ही ले रहे हैं ना, अगर क्या है कि हम शॉर्टेज डिस्टेंस ले तो क्या होता है, जैसे विस्थापन, तो दूरी को हम क्या है सदिश और अदिश दोनों रूप से उपयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि अगर बात करें, अगर शॉर्टेज डिस्टेंस लिया जाता है विद द डायरेक्शन, दिशा के साथ ये न्यूनतम दूरी ली जाती है, तो उसे ही बोलते हैं क्या, विस्थापन, और सदिश रूप होता है। और अगर बात करें कि अगर डायरेक्शन से न लें, शॉर्टेज डिस्टेंस कोई मतलब न हो, तो क्या हो जाएगी, वह अदिश फॉर्म होती है। अर्थात यह इसके एकांक सदिश से हम गुणा करके इसको सदिश बना सकते हैं, क्योंकि यह शॉर्टेज डिस्टेंस ही है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, R21 जो है इसके एकांक सदिश से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, तो अब यह वेक्टर फॉर्म में बदल गए। ऐसा क्यों किए, ऐसा क्यों किए, तो देखिए ऐसा इसलिए किए क्योंकि अगर बात करें कि किसी को वेक्टर ए बनाना है, तो उसके परिमाण में, देखिए चाहे वेक्टर ए का मॉड कहिए चाहे ए कहिए, परिमाण में एक ऐप से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या हो जाएगा हमारा, वेक्टर में बदल जाएगा। इसलिए हम इसको ऐसा बनाए एकांक सदिश से, इसीलिए क्या किए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ए को वेक्टर बनाने के लिए उसके एक एकांक सदिश से गुणा करना था, वैसे ही इसको पूरा वेक्टर बनाने के लिए हम आर के एकांक सदिश से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, गुणा कर दिए। यहां तक कोई प्रॉब्लम। चलिए बच्चों अब इसके आगे देखते हैं। इसके आगे हम लोग पढ़े थे, देखिए यह 21 वेक्टर इक्वल्स 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R21 वेक्टर मॉड लेंगे स्क्वायर। अब देखिए ए कैप बराबर क्या पढ़े थे, वेक्टर ए अपान मॉड ऑफ ए। अगर बात करें कि अगर ए कैप की वैल्यू रखनी हो, तो देखिए वेक्टर ए और ए अपान में आ जाएगा। तो उसी प्रकार से R21 का वेक्टर अपान मॉड ऑफ R21 वेक्टर। ऐसा क्यों हुआ, तो सिमिलरली यही बगल में देख सकते हो, ऐसा इसलिए हुआ कि बात करें तो ए कैप इक्वल्स क्या हो जाएगा, इसी को देखोगे तो वेक्टर ए अपान मॉड ऑफ ए वेक्टर, इसलिए हम लोग ऐसा कर दिए। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात करते हैं, यह फोर्स हमारा आ गया, फोर्स क्या हुआ, आ गया, लेकिन क्या है कि हमको किस रूप में चाहिए, दूरी दिए नहीं है, ये दूरी हमको दिया नहीं है। तो हम लोग देखें तो हमें क्या है कि हमें किस फॉर्म में चाहिए, तो इसका वैल्यू चाहिए R21 का किस फॉर्म में, R1 और R2 के फॉर्म में। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इन देखिए हम लोग क्या करेंगे कि त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा लेंगे, देखिए तो ओ, देखिए ओ बी, ओ ए बी ले लेते हैं, ओ ए बी। अब चलिए तो इसमें क्या लगाएंगे, सदिशों का त्रिभुज नियम, त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ओ ए बी में क्या करेंगे, सदिशों का त्रिभुज नियम लगाएंगे। तो देखिए पहले फिगर ड्रा करते हैं, फिगर कैसे ड्रा करेंगे, देखिए ओ से ए, एक देखिए ऐसे एक बिंदु ओ यहां है,
ठीक ना। एक बिंदु ए यहाँ है, दूसरा बिंदु बी यहाँ है। ये देखिए ए पॉइंट ए है, ए ओ है, ए बी है। देखिए ऐसा ही कुछ है। अब देखिए ओ से किधर गया है, ए की ओर। ओ से किधर गया है, ए की ओर। देखिए ए एरो इधर है, ओ से ए की ओर। ए से किधर गया है, एरो बी की ओर। देखिए ए से एरो किधर गया है, बी की ओर। और ओ से किधर गया है, बी की ओर। ये देख रहे हैं ना। तो मतलब क्या हुआ, और देखिए मान क्या है, इसका मान है R1, इसका है R2, इसका है R2 1। हम लोग सदिश को जोड़ते कैसे हैं, तो ये समझिए कि हम यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां आए। ओ से चले ए पर, ए से चले बी पर, और उसके बाद जो लास्ट तीसरा जो शॉर्ट डिस्टेंस होता है उसी को विस्थापन बोलते थे ना, विस्थापन सदिश होता है। तो ये समझिए कि हमारे चलने की डायरेक्शन हो, जैसे कि हम क्या है, कोई त्रिभुज बन रहा हो तो उसमें क्या करें, एक भुजा के बाद दूसरे भुजा तक हम चले जाएं, तो जो तीसरा वाला बचेगा वह क्या होगा, उसका दोनों को जोड़ करके एक जोड़ने के बाद तीसरा मान होता है। जैसे अगर बात करें सदिशों का त्रिभुज नियम क्या था, तो सदिश के त्रिभुज नियमानुसार किन्हीं दो भुजाओं का, सदिश त्रिभुज की दो भुजाओं का योग क्या होता है, सदिश योग जो होता है वह त्रिभुज के क्या तीसरी भुजा उसके परिणामी को प्रदर्शित करता है। मतलब उसके दोनों को एडिशन के मान को क्या करता है, तीसरी भुजा प्रदर्शित करता है। लेकिन जोड़ने के लिए एक कंडीशन होना चाहिए। जैसे हम क्या गए, ए से बी पे गए, ये मान लीजिए ए से बी गए, अब बी से स्टार्ट होकर सी जाएंगे, स्टार्ट होकर सी जाएंगे, तब तो यह क्या होगा, ये तीसरा वाला जो आएगा, यही देखिए अगर ए से बी गए हो, बी से सी गए हो, तो यही देखो विस्थापन होता था ना, तो यही क्या है, और यह जो मान होता है इन दोनों को मिला करके सदिश रूप में आता है। तो बात करें अगर यह वेक्टर ए हो, ये वेक्टर बी हो, ये वेक्टर सी हो, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल सी, इक्वल वेक्टर सी। बट अगर क्या हो कि मान लीजिए इसका ठीक उल्टा, कि ए देखिए ठीक उल्टा अगर देखते हैं, ठीक उल्टा का मतलब क्या है कि वेक्टर ए से बी गए, ठीक, और अब फिर सी से कहा, बी पर आ रहे हैं, सी से कहां आ रहे हैं, बी पर, इधर की ओर आ रहे हैं, और फिर ये देखिए ऐसे। तो इसका मतलब क्या है कि देखिए इधर ए से बी जाएंगे तो क्या, अब यहां आ रहे हैं तो फिर उड़कर सी पे गए होंगे, नहीं। बात क्या है कि ए से सी पर गए, सी से फिर बी पर आए, और यह वाला होगा जो परिणामी। सिंपल सी बात ये देखिए कि ये इसको क्या, अगर दो वेक्टर हो तो इसको क्या बोलते हैं, पुच्छ बोलते हैं, टेल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, देखिए जहां कैप लगा हो, टोपी लगा ले तो हमारी दिशा बताएगी। टोपी कहां लगती है, सर पे लगती है। टोपी सदैव कहां लगती है, सर पे, हेड। इसको क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। अगर कोई भी त्रिभुज हो जिसमें देखिए एक का जो हेड रहेगा दूसरे के टेल से जुड़ा हो, ये देखिए इसका टेल इसका हेड ऐसा जुड़ा हो, तो जो तीसरा वाला कुछ भी हो, चाहे इधर की ओर देखिए तीसरा वाला जो आएगा ए, और ये मान लीजिए क्या हो गया, ए वेक्टर ए हो गया, या वेक्टर बी हो गया, या वेक्टर सी हो गया, तो जो पहले का हेड दूसरे का टेल जुड़ा रहेगा उन दोनों को जोड़ देंगे और बराबर किसके हो जाएगा, तीसरे। तो अब ये देखिए, चलिए चलते हैं इस पर। तो देखिए यहां पे करते हैं, चलते हैं, देखिए तो देखिए यह यहां से यहां, यह देखिए ये इसका टेल इसका हेड, और इसका टेल देखिए इसका टेल इसके हेड से जुड़ा है, तो मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे और बराबर किसके होगा, इसके। तो बात करें क्या कि जो R1 और प्लस कौन R2 1 को जोड़ेंगे तो बराबर किसके आएगा, R2 के। यहां से R2 1 वेक्टर हम लोग निकाल सकते हैं। R2 1 वेक्टर निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, देखिए R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। तो बात करें कि जो हम त्रिभुज देखिए वैल्यू R2 1 की, तो हम यहाँ पुटअप करके देखते हैं। R2 1 वेक्टर का मान कितना आया, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो हमारा जो फोर्स आएगा F2 1 वेक्टर जो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मॉड का, ये देखिए यह ए स्क्वायर और एक और मल्टीप्लाई होगा तो क्यू बन जाएगा, और आर यहाँ क्या आएगा, R2 माइनस R1 R2 वेक्टर की जगह। देखिए
यह जो वैल्यू है हमारी, यह जो वैल्यू है यह क्या बन गई, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 क्या है कि हम Q2 पर बल निकाल लिए। दो स्टेप वाइज बात करते हैं। Q1 पर जब निकालेंगे तो क्या होगा, Q1 पे निकालेंगे तो देखिए फिगर यह खत्म हो जाएगा। बात करते हैं जो देखिए फिगर तो एक साफ ड्रा रहता है, लेकिन अब यह क्या है, इस मान से मतलब नहीं। अब हम किस पर निकाल रहे हैं, देखिए 1 पर 2 से, और डिस्टेंस कौन है 1 की 2 से। देखिए तो यह क्या होगी पोजीशन, लिखेंगे क्या कि यदि Q1 पर Q2 से सदिश बल क्या हो F12 तथा Q1 की Q2 से स्थिति क्या हो R12। Q1 की पूछ रहे हैं, Q1 पर हैं तो पहले 1 R12, और हमारा एरो किधर हो गया है, अब डायरेक्शन किधर हो गया, इधर की ओर। डायरेक्शन किधर की ओर हो गया, इधर की, अपोजिट हो गया। तो फोर्स हम निकालेंगे कौन सा, सिमिलरली F12 वेक्टर की बात करें तो 1/4I एप्सिलॉन नॉट। देखिए F12 जब रहेगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12, डिस्टेंस कौन सा हो जाएगा R12 वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। बट अब देखिए सिर्फ R21 की जगह क्या हो गया R12, तो हम अगर सदिश रूप में फाइनली लिखें तो 21 वेक्टर इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सब कुछ सेम रहेगा Q1 Q2, बस क्या है R21 की जगह R12 हो गया। तो क्या है अगर बात करें तो R21 वेक्टर का क्यूब इंटू R12 है ना, R12 और R12 का वेक्टर। देखो ऐसे ही अगर बात करते हैं, चलिए लाइन वाइज लिख देते हैं, नहीं तो क्या होगी कि हो सकता है कंफ्यूजन। देखो अब बात करें इसको फिर से, सही एक बार रिपीट भी हो जाएगा। अब देखिए हमें ये देखिए यहां तक बात करें R12, देखिए R12 वेक्टर मॉड का स्क्वायर। अब बताओ ये सदिश रूप में है, नहीं, हम यहाँ इसको किस में बनाएंगे फिर सदिश रूप में। तो जब यहाँ वेक्टर लगाएंगे तो इसके एकांक सदिश से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, सेम प्रोसेस। फिर बात करें F21 वेक्टर इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, Q1 Q2 बाई R कौन सा R12 वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। इसको बदल दीजिए R12 वेक्टर बटे मॉड ऑफ R12 वेक्टर। क्या हुआ A कैप बराबर वेक्टर A अपान मॉड ऑफ A, सेम प्रोसेस। अब F21 जो वेक्टर हमारा आया क्या आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई, देखिए ये स्क्वायर और एक मिलकर के क्यूब बन जाएगा R12 वेक्टर के मॉड का क्यूब, बचा क्या R12 वेक्टर। तो फाइनली अगर हम बात करें तो ये वेक्टर F12 लिख सकते हैं, वेक्टर F12 लिख सकते हैं। तो बात करते हैं, देखिए तो हमें क्या है इरेज करना पड़ेगा। हम इस वेक्टर F12 की वैल्यू इरेज करके लिख देते हैं कितना, चलिए वेक्टर F12 की वैल्यू कितना है, वेक्टर F12 ले रहे हैं ना, वेक्टर F12 इक्वल्स क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वेक्टर F12 क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 वेक्टर के मॉड का क्यूब इंटू R12 वेक्टर। ठीक, ये देखिए यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो यहां आया ये देखिए स्क्वायर स्क्वायर मिलकर क्यूब बन जाएगा ना, नहीं तो हम इसको यहाँ क्यूब बना ही देते हैं, क्या करना है देखिए क्यूब। तो देखिए सेम फार्मूला आया है, बस R12 की यहाँ R21 था, यहाँ पे क्या आएगा R12, यहाँ पे F12 है, यहाँ पे भी F21 था तो F12 हो गया बस। अब लेकिन यह R12 की वैल्यू क्या आएगी, R12 की वैल्यू क्या आएगी, तो देखिए अब क्या हो रहा है कि देखिए ये जो R12 है वो क्या है ये ऐसे चला है, देखिए हो क्या रहा है, यह क्या है R2, यह क्या है R2 वेक्टर है, और एक ऐसे है जो क्या है R1 वेक्टर है, ठीक ना, ये O है, ये B है, यह A है, ठीक पॉइंट। अब क्या कर रहे हैं फिर देख रहे हैं कि किधर से जाना है, इधर से इधर, जिसका मान क्या है R12, क्योंकि ये यहाँ पे Q1 चार्ज है तो 1 की ओर जा रहे हैं 2 पर। इसको ऐड करें तो ऐड कैसे करेंगे,
सिमिलरली सिंपल सा है। देखिए इधर से चले, इसका देखिए हेड और इसका टेल, मतलब ये दोनों जुड़ करके इसके बराबर हो जाएंगे। तो R2 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर इक्वल्स R1 वेक्टर। ठीक, हमें चाहिए क्या, R12 वेक्टर, तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। देखिए अंतर आ गया। अंतर क्या आ गया कि यहाँ पे R2 माइनस R1 आया था, यहाँ पर क्या आ गया R1 माइनस R2, उल्टा हो गया। तो हम यही वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन क्या है, हमें क्या करना है, दोनों की तुलना करना है, कंपेरिजन करना है। तो हम इसको इस फॉर्म में R2 माइनस R1 के फॉर्म में बनाएंगे। कैसे बना सकते हैं, तो बात करें कि R12 वेक्टर इक्वल्स क्या हो जाए, माइनस कॉमन ले लीजिए। माइनस कॉमन लेने का मतलब माइनस से भाग कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो ये देखिए जो प्लस में है यह क्या हो जाएगा, माइनस R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर। अब बात करते हैं R12 वेक्टर इक्वल्स, तो ये देखिए क्या हो जाएगा माइनस, अब देखिए प्लस वाले पहले लिख सकते हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस भी आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस भी आएगा। तो हम बात करें कि R12 वेक्टर का फाइनली मान, अगर यह कॉमन लेना ना समझ में आ रहा हो तो ऐसा समझ सकते हो। देखो अगर बात करते हैं कि x प्लस वाई लिखा हुआ है, तो कहते हैं कि x को बाहर कर लो, मतलब कॉमन ले लो। तो क्या हो गया, x बटे x प्लस वाई बटे x, मतलब उसी संख्या, अगर कोई संख्या बाहर ले रहे हैं या कोई चिन्ह बाहर ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, तो उसी से क्या किया जाता है, भाग किया जाता है। तो देखिए यह क्या हो जाएगा 1, और यह बचा क्या, तो क्या आ गया 1 प्लस वाई बाई एक्स। देखो खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो देखिए ये x और y x बटे x, मतलब x x कट जाएगा, सिंपली यही आ जाएगा। अगर बात करते हैं कि देखिए अगर यही क्या लिखा हो कि मान लीजिए लिखा है क्या, इसी को देख लेते हैं जो हम लोग कॉमन लिए हैं। क्या लिखा था, R1 वेक्टर, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, कहे माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन लेने के मतलब कि R1 वेक्टर के बटे में माइनस, माइनस R2 वेक्टर के भी डिवाइड में माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये माइनस क्या हो गया आ गया इस पे। तो देखिए यह क्या हो गया, R1 माइनस में हो गया और प्लस में R2 हो गया, R2 क्या हो गया प्लस में हो गया। प्लस में हो गया तो क्या लिख सकते हैं, इसको प्लस वाले पहले लिख सकते हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और यह माइनस बाहर रहेगा ही, कॉमन लिए हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखें अगर फाइनली, तो क्या देखें, इस नियम से हल करने के बाद देखें क्या कि R12 का मान क्या आया, पहले माइनस तब R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, मतलब क्या है माइनस एक्स्ट्रा आ गया इसमें, तब वह पहले के जैसा हुआ। यही मान यहाँ पे रख दीजिए, F12 वेक्टर इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब देखते हैं Q1 Q2 बाई मॉड में माइनस फिर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये माइनस के साथ रखेंगे का क्यू, इनटू में फिर माइनस फिर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब देखिए माइनस जब बाहर निकलेगा मॉड से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस हो जाएगा। लेकिन यह जब से ब्रैकेट खुलेगा, जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो यह माइनस कहां जाएगा, यहाँ पर। तो F12 वेक्टर क्या आ जाएगा, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई मॉड में R2 वेक्टर। ये देखिए ओपन किए तो ये माइनस बाहर हो गया, और मॉड से कोई भी निगेटिव साइन या निगेटिव वर्ड संख्या हो तो बाहर आने पर प्लस हो जाता है। तो यह माइनस का कोई, इस माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, R2 माइनस R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मॉड का क्यूब। अब यह माइनस यहाँ आ गया, बचा क्या R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब समीकरण 1 में देखिए, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या बनाए हुए हैं, समीकरण 1 क्या है, F21 वेक्टर इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R2 माइनस R1 वेक्टर के मॉड का Q इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब बात करते हैं, देख लिए, तो अब इसको समझ सकते हैं कि यह देखिए और यह, इसमें कोई चेंजेस है, इस वैल्यू में कोई चेंजेस है, कोई वैल्यू में चेंजेस नहीं है। मतलब ये देखिए माइनस चिन्ह बाहर कर देते हैं, माइनस है एक्स्ट्रा में। तो देखिए इसके पूरे की जगह पे समीकरण 1 से हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ छोटा सा F21 वेक्टर। तो बात करें F12 वेक्टर तो था ही, इधर क्या माइनस चिन्ह है और इसकी जगह लिख देंगे F21 वेक्टर। क्या हुआ मतलब F12 क्या है कि Q1 पर Q2 से बल लग रहा है, Q1 पर लग रहा है Q2 द्वारा, और F21 क्या है, Q2 पर Q1 से बल लग रहा है। दोनों क्या है मान में बराबर हैं, लेकिन एक प्लस तो एक माइनस। यह क्या बताता है,
चिन्ह उल्टा, जो साइन हमारा अपोजिट है, तो उल्टा चिन्ह क्या बताता है? यह बताता है कि अगर यह इस पर इधर की ओर बल लगाएगा तो यह इस पे उधर की ओर बल लगाएगा, मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में बल लगाते हैं। लेकिन जो बल लगाएंगे तो पहला दूसरे पर जितना लगाएगा, दूसरा पहले पर ही भी उतना लगाएगा। और बात करें यह किसका नियम था कि कोई भी वस्तु हो, अगर हम किसी वस्तु पर जितना बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी हमारे पर उतना ही बल लगाती है। यह हम लोग 11th में पढ़े थे, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, जो एक्शन एंड रिएक्शन लॉ था, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम था। वह नियम कहाँ कूलाम के नियम में भी देखने को मिलता है। बस यहाँ पे चार्ज हो जाते हैं कि पहला चार्ज दूसरे चार्ज पे जितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, दूसरा चार्ज पहले पर भी उतना इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि कूलाम का नियम जो है वह न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम का भी पालन करता है। मतलब कूलाम का नियम, न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम एक जैसे हैं। और पहले कौन आता था, कौन आया? न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। इसलिए जो बाद में आएंगे तो पहले से कहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि जैसे कि जो हमारे फादर्स हुए हैं तो हम क्या करेंगे, हम अगर जैसे हमारे फादर्स काम किए हैं वैसा काम हम कर रहे हैं तो ये कहते हैं ना कि अपने पिताजी का नियमों के पालन कर रहा है। यह नहीं कहेंगे कि हमारे नियम का पिताजी पालन किए थे। तो वही बात है कि कूलाम का नियम किसके, न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम का पालन करता है, न कि कूलाम के नियम का न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम पालन करता है। तो बात करते हैं कि इससे और क्या किया, इससे क्या सिद्ध होगा कि कूलाम का नियम से हम न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम को सिद्ध कर सकते हैं कि इस प्रकार से भी न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम एक लाने की अलग से विधि हो सकती है। तो इस प्रकार से कहें कि देखिए कि इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि कूलाम का नियम न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम का पालन करता है, अर्थात कूलाम का नियम न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम की पुष्टि करता है। अब बात करते हैं कि यह क्वेश्चन कितने प्रकार से आ सकता है। तो क्वेश्चन की अगर टाइप्स की बात करें तो फर्स्ट टाइप क्वेश्चन का क्या हो सकता है कि कूलाम के नियम का सदिश निरूपण कीजिए, वेक्टर एनालिसिस ऑफ कूलाम्स लॉ। क्या कर सकता है कि कूलाम्स के नियम का सदिश रूप बताइए। तो सदिश रूप में क्या वेक्टर जो लिखा है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। दूसरी बात, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले सदिश वैद्युत बलों की गणना कीजिए। मतलब क्या है कि वेक्टर एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है यह आता है कि प्रूव दैट द न्यूटन्स थर्ड मोशन लॉ आर एक्शन एंड रिएक्शन लॉ फ्रॉम कूलॉम्स लॉ या बाय कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स के नियम के द्वारा सिद्ध कीजिए, न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम को सिद्ध कीजिए। या यह भी कहा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि न्यूटन का गति विषयक कूलाम का नियम न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम का पालन करता है। कूलाम्स का नियम सिद्ध कीजिए कि कूलाम्स का नियम न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम का पालन करता है। ये 3 प्रकार से ये क्वेश्चन आ सकते हैं, 4-5 प्रकार बता दिए कि ऐसे क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है, लेकिन जो डेरिवेशन है, जो वर्ड होंगे हमारे सेम होंगे, ये पूरे क्रियाकलाप सेम होंगे। इसमें बात करें कि सदिश के कितने नियमों का उपयोग किया गया, इसमें सदिश के 3 नियमों का उपयोग किया गया। सबसे पहले शुरुआत हुआ कि दो बिंदु आवेश ए तथा बी पर रखे गए हैं। तो पहला बात हुआ क्या कि ये बिंदु आवेश कहाँ हैं। तो समतल पे अगर ऐसा वर्ड उठता है कि बिंदु आवेश कहाँ है, उनकी पोजीशन बताइए, तो आप लोग पढ़े थे क्या 11th में, स्थिति सदिश कि किसी भी बिंदु की मूल बिंदु से स्थिति, मूल बिंदु से जो पोजीशन होगी डायरेक्शन के साथ वही होती है स्थिति सदिश। तो हम लोग क्या किए, Q1 और Q2 की उससे स्थिति मान लिए क्या R1 वेक्टर और R2 वेक्टर मान लिए। दूसरी बात करते हैं कि तो यह मान लिए इस प्रकार से, यही फिर यूज हुआ क्या विस्थापन सदिश देखे थे ना, Q1 से जैसे A से B तक तो RAB। वैसे ही क्या है कि यहाँ पे क्या है कि जब यहाँ देखें 1 पर फोर्स लग रहा है 2 से, तो क्या है 2 को 1 पर लगाने के लिए ये डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो कहां पर जाना होगा, 1 पर, कहां से 2 से, तो R12। ठीक, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से। बात करते हैं विस्थापन सदिश से, अगर जब इस पे फोर्स लग रहा था तो 2 पर 1 से लग रहा था, तो हम कहां आ रहे थे 2 पर 1 से, तो R21। यह होगा विस्थापन सदिश से। ये दो पोजीशन क्या यूज किए, तो पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, स्थिति एवं विस्थापन सदिश। उसके बाद क्या उपयोग किए,
फोर्स का मान तो हम डायरेक्टली ये देखिए सदिश रूप था तो सदिश रूप का मान करने के लिए माड लगा करके फोर्स का मान कूलम्ब्स के नियम से निकाले, लेकिन उसको सदिश बनाने के लिए किसका उपयोग किए? एकांक सदिश का। एकांक सदिश का उपयोग किए, एकांक सदिश से गुणा किए और एकांक सदिश का मान निकाला, मान रख दिए। फिर उसके बाद इस डिस्टेंस का मान निकालने के लिए जो हमारी ये स्थिति सदिश एक विस्थापन का मान था, ये r12 जो वेक्टर का मान था, इसको निकालने के लिए कैलकुलेट करने के लिए हम किसका उपयोग किए? तो सदिशों के त्रिभुज नियम का उपयोग किए, वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, सदिशों के त्रिभुज नियम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर का क्या किए? यूज किए। और उससे क्या किए? वह कैसे यूज होता है ट्रायंगल लॉ? तो देखिए जहां पर क्या हो, पहले का हेड हो, सर हो, उसके ऊपर का लगा हो, दूसरे का टेल लगा हो, तो अगर ऐसी बात होगी तो उन दोनों को ऐड करने पर जो थर्ड आर्म होती है, तीसरी भुजा होती है त्रिभुज की, वह परिणामी होता है। तो उन दोनों का जहां पर एक खत्म हो रहा है दूसरा स्टार्ट हो रहा है, उन दोनों को जोड़ देंगे और जो उल्टा वाला होगा वह उसके बराबर हो जाएगा। इस नियम से हम ट्रायंगल नियम से जोड़ करके हम क्या किए कि दोनों डिस्टेंस Q1 की Q2 से स्थिति का वैल्यू निकालें और इसके लिए Q2 की Q1 से स्थिति का वैल्यू निकाल करके रख दिए। रखने के बाद दोनों फोर्सेस को देखा गया और उनके जो डिस्टेंस आ रहे थे, दोनों मान जो आ रहे थे उसको एक जैसे सिमिलर बना लिए कॉमन लेकर के, और देखें जब रख दिए बल का मान तो देख रहे हैं क्या दोनों में? तो दोनों में देख रहे हैं वैल्यू सेम है, बस क्या है एक माइनस में है एक प्लस में। तो इसलिए क्या किए, एक की जगह दूसरा वाला रख दिए और देखे क्या कि दोनों बल क्या है एक दूसरे के बराबर हैं, बस माइनस है, माइनस साइन यह बताता है कि वे क्या है अपोजिट साइन में, उनका जो क्या है डायरेक्शन जो अपोजिट जो साइन माइनस साइन बताता है वो क्या है कि वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। और यही बात क्या है कि इक्वल फोर्सेस और बट अपोजिट डायरेक्शन क्या है, यही है एक्शन एंड रिएक्शन लॉ। जैसे कि हम किसी पर जितना लगाए तो वो भी उतना ही बल, लेकिन विपरीत दिशा में लगाए तो यही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इस प्रकार से हम लोग क्या किए कि कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण वेक्टर एनालिसिस का हम आज क्या किए, हम लोग अध्ययन किए, स्टडी किए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करते हैं, बहुल आवेशों के कारण लगने वाला बल या वैद्युत बलों का अध्यारोपण सिद्धांत भी बोलते हैं, सुप्रीम पोजिशन थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रिक